कदीर का बताओ, वो तो वहाँ से चला गया था। मैंने बेचैनी से पूछा। बताती हूँ। दीन मोहम्मद के घर पर छापा मारा गया तो सिर्फ दीन मोहम्मद और उसकी बीवी मिले, जबकि डेरे पर छापा मारने से उसके दोनों सुतेले भाई सोए हुए मिले। पुलिस ने उन्हें पकड़ा तो उन्होंने इस वाक़ये से लाइल्मी का इजहार किया, मगर पुलिस इन तीनों बाप बेटों को पकड़ कर ले गई। ताहम कदीर की तलाश में पुलिस सारी रात और दिन छापे मारती रही, मगर वो ना मिला। लेकिन जब अयाज की नमाज जनाजा पढ़ी जा रही थी तो वो न जाने किस तरह आकर अगली लाइन में खड़ा हो गया। वो खुद बेहद ज़ख्मी था, कपड़े तक फट चुके थे। उसके भाइयों ने उस पर भी खूब तशद्दुद किया था। चूँकि वो नमाज जनाजा शुरू होने के बाद इसमें शामिल हुआ था, इसलिए कोई उसको कुछ ना कह सका। ताहम पुलिस वाले उसे देख चुके थे और अयाज के सारे ख़ानदान वाले भी, मगर नमाज शुरू हो चुकी थी, इसलिए वो सब चुप रहने पर मजबूर थे। फिर नमाज जनाजा ख़त्म होते ही कदीर तेज़ी से मेज़ के करीब गया और चेहरे से कफन हटा दिया और अपने ज़ख्मी हाथों में अयाज का चेहरा थाम कर बोला, दोस्त, मेरे अजीज़ अज़जान दोस्त, अफसोस मैं तुम्हारी मदद ना कर सका। अफसोस मैं तुम्हें ना बचा सका। मुझे माफ़ कर देना, मुझे माफ़ कर देना दोस्त। तब अचानक मामू के इशारे पर पुलिस ने उसे पकड़ लिया तो उसने मुड़कर अपने करीब खड़े परवेज़ और फ़ेरोज़ को देखते हुए कहा, यार मुझ पर इतनी मेहरबानी कर दो कि अयाज की कब्र पर एक मुट्ठी मिट्टी मैं डाल सकूं, उसको अपनी आखिरी आरामगाह में उतरते हुए मैं भी दे सकूं, फिर जो चाहे मेरे साथ सलूक करना। मगर अयाज को उसके दायमे घर में पहुंचाने के बाद मामू कदीर की बात मानना नहीं चाहते थे, मगर परवेज़ और फ़ेरोज़ की वजह से वो मान गए और अयाज के दफन होते ही वो एक मुट्ठी मिट्टी डालकर पुलिस के साथ चला गया था। जाते जाते उसने परवेज़ से कहा, मैं फ़रार नहीं हुआ था, सिर्फ छुप गया था यहीं कब्रिस्तान में आकर, क्योंकि मैं अच्छी तरह जानता था पुलिस मुझे ज़रूर पकड़ेगी और इस तरह मैं अपने दोस्त के आखिरी दीदार से महरूम रह जाता। जबकि मैं नमाज जनाजा में शामिल होना चाहता था, उसे अपने सामने रुखसत करना चाहता था कि वो मेरा गहरा दोस्त था। इतना कहकर वो बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगा और पुलिस उसको घसीटती हुई ले गई। क्या मामू को मालूम नहीं था कि वो बेगुनाह है? मैंने रोते हुए पूछा। मालूम था। उनके ज़ख्मी आदमियों ने उनको सब कुछ साफ साफ बताया था, मगर उनके दिल में एक ही बात थी और है कि अगर मेरा वारिस नहीं रहा तो दीन मोहम्मद का भी नहीं रहना चाहिए। अब अगर वो कदीर को छोड़ देते हैं तो फिर दीन मोहम्मद की नस्ल अभी बाकी रहती है। दीन मोहम्मद का नाम लेवा कदीर की शक्ल में बच जाता है, जबकि वो खुद तो बेनाम हो चुके हैं। उनका एक ही बेटा था जिसकी जान कदीर के भाइयों ने ले ली थी और फ़ेरोज़ और परवेज़ ने उनको बहुत समझाया कि वो ऐसा ना करें कि ये जुल्म है, जबकि वो अच्छी तरह जानते थे कि कदीर बेगुनाह है। वो अयाज का दोस्त था, ये सोच कर ही उसको माफ़ कर दें, उसको छोड़ दें। मगर मामू कहते हैं अगर मेरा भी एक और बेटा होता तो बेशक मैं कदीर को छोड़ देता, मगर अब नामुमकिन है। अब उसको भी फांसी पर लटकना होगा, तब भी मेरा इंतकाम पूरा होगा। कदीर ने मामू के जुल्म पर कुछ नहीं कहा। मैंने हैरत से पूछा, नहीं वो चुप है? आखिरी बातें वही उसने की जो कब्रिस्तान से पुलिस स्टेशन जाते हुए परवेज़ और फ़ेरोज़ से की थी। इसके बाद वो ऐसा चुप हुआ कि फांसी की सज़ा सुनकर भी चुप है। उसके भाइयों ने पकड़े जाने के बाद ये बयान दिया था कि वो दोनों भाई बेकसूर हैं। उन्होंने कहा कि उनका बाप एक तवील अरसे से मेरा हालत के ख़ानदान को तबाह करने के मंसूबे बनाता रहा है, इसलिए उसने कदीर को अयाज से दोस्ती करने का मशवरा दिया था और ये कि उनके बाप और कदीर ने मिलकर अयाज को ख़त्म किया है और वो दोनों भाई तो अपने डेरे पे बेखबर सो रहे थे और हकीकतन उनका मंसूबा यही था कि कदीर के साथ साथ बाप से भी जान छूट जाए। मगर तुम्हारे मामू ने इस सारे केस में कहीं भी दीन मोहम्मद का नाम नहीं आने दिया था और सारा जोर उसके तीनों बेटों पर रखा था, क्योंकि वो दीन मोहम्मद को जिंदा देखना चाहते थे। उनका बयान सुनकर भी कदीर चुप रहा और जब पुलिस ने कदीर को बयान देने को कहा वो तब भी कुछ ना बोला। वो पुलिस, वकीलों, अदालत के हर सवाल के जवाब में चुप रहा और जब अपने भाइयों के साथ उसे भी फांसी की सज़ा होगी वो तब भी चुप है। न जाने क्यों अब्बा बताते थे कि ऐसे केसों में आमतौर पर यही होता है कि एक मुजरिम को अगर सज़ा होती है तो दूसरे को उम्र कैद और तीसरे को आज़ाद कर दिया जाता है, या फिर उसे भी कैद हो जाती है। मगर तुम्हारे मामू की अप्रोच थी, आखिर पुलिस कमिश्नर के भाई थे, फिर 3 मामू फौज में थे, तुम्हारे मामू की सर्विस बहुत ज़्यादा थी, इसलिए तो इस मुकदमे का फैसला 6 माह बाद हो गया
वरना ऐसे केस 3-4 साल तो ज़रूर चलते हैं। फिर फैसला भी वही हुआ जैसे तुम्हारे मामू चाहते थे। अजरा चुप हो गई और कुछ देर रोते हुए बोली, तुम्हारे भाई और फेरोज़ कई दफ़ा कदीर से मिलने जेल गए हैं। उन्होंने कदीर को बहुत समझाया कि वो एक बार ये कह दे कि वो बेगुनाह है, ये कत्ल उसने नहीं किया, तो फिर अपने खून के रिश्ते को भूलकर खुद वकील करके उसको बचाने की कोशिश करेंगे। मगर वो क्या कहता है वो? मैंने जल्दी से पूछा। कुछ भी नहीं, मैंने तुम्हें बताया तो है, वो बोलता ही नहीं। उसने चुप का रोज़ा रख लिया है, शायद हमेशा के लिए। मामू को आप समझाते क्यों नहीं, उसको बताते क्यों नहीं कि वो अयाज का दोस्त है और अयाज की रूह अपने दोस्त से ये सलूक देखकर बेचैन होती होगी। उनको सबने समझाया है मगर वो कुछ नहीं समझते, इंतकाम में पागल हो रहे हैं। अरे तो फिर मुझे भी फांसी लगा दो, मैं हलक के बल चीही। आयशा, अजरा मेरा हाथ पकड़कर अपने सीने से लगाने की कोशिश की। छोड़ो मुझे, अगर दोस्ती का अंजाम ये है तो मोहब्बत का अंजाम भी यही होना चाहिए। मुझे भी फांसी लगना चाहिए। मैं चीख चीखकर रोने लगी। फेरोज़ और परवेज भाई भागते हुए अंदर दाखिल हुए। उनके पीछे अम्मा भी थी। क्या हुआ? फेरोज़ भाई पूछ रहे। कदीर के बारे में इसको पता चल गया है, अजरा ने आस्था से कहा, मगर मैंने तुम्हें बताने से मना किया था। परवेज भाई ने तलह लहजे में अजरा भाभी को डांटते हुए कहा, मैंने तो बाद में बताया है। आयशा ने तो मामू हालत की सारी बातें सुन ली थी। अजरा ने खौफजदा लहजे में कहा। परवेज भाई ने मुझे चुप करवाने की कोशिश की तो मैंने चीख कर कहा, दूर रहें आप सब मुझसे। अरे अयाज की तो आई थी तो वो मर गया और कदीर को आप सब जानबूझकर फांसी लगा रहे हैं। मामू को शर्म नहीं आई ये जुल्म करते हुए? जब कातिल मौजूद हैं तो फिर एक बेगुनाह क्यों सजा पा रहा है? आयशा, हमने मामू को समझाने की बहुत कोशिश की मगर वो नहीं समझते। परवेज ने भी बहुत दिमाग मारा है, क्योंकि वो सिर्फ एक बार कह दे कि वो इस कत्ल में शामिल नहीं था तो फिर हम खुद अपना वकील करके उसको बचाने की कोशिश करेंगे। मामू लोग चाहे नाराज़ हों मगर वो कुछ बोलता ही नहीं। अयाज तो मर गया मगर वो कदीर इसके मरने के बाद जिंदा लाश बनकर रह गया है। परवेज भाई दुखी लहजे में कह रहे थे। मैंने रोते रोते उनको देखा, फिर कहा, वो है किस जेल में? आजकल तो लाहौर की एक जेल में है। तीनों भाई परवेज के भाई के मुंह से एकदम निकल गया, आप लोग मुझे उसके पास ले चले। मैंने एकदम फैसला करते हुए कहा, तुम्हारे जाने से कोई फ़ायदा ना होगा आयशा, हम सब कोशिशें कर चुके हैं। मगर वो बोलता ही नहीं। तो फिर परवेज भाई ने मुझे समझाने की कोशिश की मगर इसके बावजूद मैं जाऊंगी ज़रूर। मेरे लहजे में अज़्म था। अच्छा, हम कोशिश करेंगे। फिरोज़ भाई ने कुछ सोचते हुए कहा, यार अब तो मुलाकात पर भी पाबंदी होगी। फांसी की सज़ा जो हो सुना दी गई है तो सिर्फ इसके घर वालों को ही आखिरी मुलाकात की इजाज़त मिलेगी और मुझे इस आखिरी मुलाकात से पहले ही मिलना है कदीर से। और अगर मैं कदीर से ना मिल सकी तो याद रखिए मैं नहर में छलांग लगाकर जान दे दूंगी। मैंने फैसलाकुन लहजे में कहा। आयशा, समझने की कोशिश करो, जब वो खुद अपने आप को बचाना नहीं चाहता तो फिर हम या तुम उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकते। परवेज भाई ने मुझे समझाना चाहा। मैं कुछ सुनना नहीं चाहती, सिर्फ कदीर से मिलना चाहती हूँ, मैंने हमेशा वाले ज़िद्दी लहजे में कहा। मगर आयशा, ये नामुमकिन है। परवेज भाई शायद और भी कुछ कहते मगर फेरोज़ भाई ने उन्हें रोक दिया। अच्छा भाई, मैं कोशिश करता हूँ, फिरोज़ भाई ने कहा और परवेज भाई को पीछे आने का इशारा करते हुए बाहर निकल गए। तो मैंने अम्मा और अज़रा को देखते हुए कहा, याद रखिए अगर मेरी मुलाकात कदीर से ना हो सकी तो फिर मैं वही करूँगी जो कहा है। फिर मैं बाजू आंखों पर रख कर लेट गई और अम्मा अज़रा कुछ देर खड़ी मुझे पुकारती रही, फिर दोनों बाहर निकल गई। बाहर निकलकर अम्मा नूरी को पुकारने लगी और उसके आने पर बोली, देख यहाँ बैठ जा, घर में चाहे क़यामत ही क्यों ना आ जाए मगर तुम आयशा को अकेली नहीं छोड़ोगी। अगर आयशा को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें जिंदा दफन कर दूंगी। नूरी मारे डर के मुझे देखते हुए वहीं दरवाजे में बैठ गई। एक हफ्ता यूं ही गुजर गया। फिरोज़ भाई आते और बताते, बहुत कोशिश कर रहा हूँ मगर इजाज़त नहीं मिल रही। वो अगरचे अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे थे मगर मुझे लगता था जैसे वो सब कुछ जानबूझकर मेरी मुलाकात कदीर से नहीं करवाना चाहते। यही वजह थी कि मैंने सारे घर वालों से बातचीत बंद कर रखी थी, शायद अपनी मौत के खौफ से, मगर मैंने अपनी जिद ना छोड़ी थी और सब खानदान वाले जानते थे अच्छी तरह कि मैं जो कहती हूँ वही करती भी हूँ। इसलिए सब ही परेशान थे मगर मुझे परवाह ना थी। आखिर 15 रोज़ बाद फिरोज़ भाई सुबह ही आए और मुझसे कहा, जल्दी से तैयार हो जाओ, हम कदीर से मिलने जा रहे हैं। शहर में अम्मा और अज़रा गुमसुम खड़ी थी। मैं उनके साथ बात किए बगैर बाहर निकल आई जहाँ फिरोज़ भाई की कार खड़ी थी। उन्होंने मेरे लिए दरवाज़ा खोला और मेरे बैठने के बंद करके खुद भी घूमकर स्टीयरिंग पर आ बैठे।
गाड़ी स्टार्ट करते हुए उन्होंने बहुत गौर से मुझे देखा तो मैं उनको नज़रअंदाज करती हुई खिड़की से बाहर देखने लगी। गाड़ी घर को पीछे छोड़ते हुए बाग वाले कच्चे रास्ते पर गंडासी की तरफ बढ़ने लगी। गंडासी से उनका रुख कसूर की तरफ हो गया। कसूर पहुंचकर वो लाहौर जाने वाली मेन रोड पर आ गए। ये फिरोजपुर रोड भारत के शहर जाती थी और बिल्कुल सीधी सड़क थी। फिरोज भाई चुप थे और मेरा खुद भी बात करने का मूड ना था। मेरे ज़हन में तो इस वक्त सिर्फ कदीर था जो बेहिस लोगों की वजह से चुपचाप फांसी का फंदा गले में डाल रहा था। ऐसे में मुझे गाड़ी रुकने का भी एहसास ना हो सका। चौंकी तो इस वक्त जब फिरोज भाई ने मेरी तरफ का दरवाज़ा खोलते हुए कहा, आओ आयशा, जेल आ गई है। मैंने कोई जवाब दिए बगैर उनके साथ चल दी। वो मुझे साथ लिए खुले गेट में दाखिल हो गए। पता नहीं कहाँ कहाँ मुड़कर लोहे के एक बंद गेट के सामने जाकर रुक गए। वहां पहुंचकर उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा, एक पेपर पुलिस वाले के सामने किया तो उन्होंने सुप्रीटेंडेंट से हमारी में रहनुमाई की। फिर एक दूसरा पेपर निकालकर फिरोज भाई ने जेल सुप्रीटेंडेंट को दिया तो उन्होंने एक पुलिस वाले की तरफ इशारा करते हुए हमसे कहा, ये आपको वहां तक ले जाएगा। फिर वो पुलिस वाले से मुखातब हुए, नसीर, इनको फांसी वाली कोठरी नंबर 7 में ले जाओ। और हम नसीर के साथ चल दिए। बहुत सारी चेकिंग के बाद हम इस लंबी राहदारी में खड़े थे जिसके आमने सामने यानी दोनों तरफ फांसी वाली कोठरियां थी। राहदारी के गेट का ताला खुलते ही वो सब चौंक कर इन छोटे छोटे कमरों से बाहर देखने लगे। हमें देखकर वो हैरान होने लगे। शायद ये एक गैर मामूली बात थी हमारी आमद में। मैं एक कोठरी को देखते हुए आगे बढ़ रही थी और आहर 7 नंबर में वो मुझे नजर आ गया। दीवार से टेक लगाए वो दोनों आंखें बंद किए बैठा था, पहले से बहुत ज्यादा कमजोर। उसकी हालत देखकर मेरा दिल खून के आंसू रोने लगा और मैंने तब तड़प पुकारा, कदीर भाईजान। वह यूं उछला जैसे अनजाने में बिल्ली के नंगे तारों को छू लिया हो। एकदम पूरी आंखें खोल दी और हैरत से मुझे देखने लगा। उसकी उदास आंखों की उदासी और भी गहरी हो चुकी थी। अगरचा उसने खुद कोई जुर्म ना किया था, मगर मामू ने उसकी दोस्ती को ही जुर्म की बुनियाद बनाकर बदनाम कर डाला था। कदीर भाईजान, मैंने रोते हुए फिर उसको पकड़ा। वो चौंका, फिर यूं बन गया जैसे उसने मुझे देखा ना हो। उसकी आंखों में अचानक ही अजनबीपन उतर आया था। कदीर भाईजान, भाईजान, ये मैं हूँ। मेरी आवाज़ कांपने लगी। वो यूं ही बुत बना बैठा रहा जैसे कुछ भी दिखाई और सुनाई ना दे रहा हो। हालांकि वो बगैर पलकें झपके लगातार मुझे देख रहा था। मैंने बेबसी से फिरोज भाई को देखा तो वो बोले, हमने तो तुम्हें पहले ही कहा था वो कुछ नहीं बोलता, मगर आज उनको बोलना पड़ेगा। मैंने फिर से कदीर को देखते हुए कहा, कदीर भाईजान बोलिए, खुदा के वास्ते बोलिए। देखिए, मैं इस जगह सिर्फ आपकी वजह से आई हूँ, खुदा के लिए बोलिए वरना मैं अपनी जान दे दूंगी। मगर वो बोलने की बजाय यूं मुझे देखता रहा जैसे कोई सकते की हालत में देखता है। उनकी ये कैफियत देखकर मैंने एक दो बार पुकारा और जवाब ना पाकर मैंने कोठरी की सलाहों से सर मारना शुरू कर दिया। साथ ही साथ मैं उसको पुकार भी रही थी कि बोलिए वरना मैं सर टकरा कर मर जाऊंगी। आयशा, ये क्या कर रही हो? फिरोज भाई ने मुझे पकड़ने की कोशिश की। हट जाएं आप मेरे सामने से। मैंने दोनों हाथ उठाकर पूरी कुव्वत से चीखी, आज मैं यही जान दे दूंगी। कोई बहन भाई को यूं बेगुनाह मरते नहीं देख सकती। मैंने रोते हुए कहा। राहदारी में शोर होने लगा। सब लोग अपनी अपनी कोठरी की सलाहें पकड़ कर खड़े हो गए और इस तमाशे के बारे में जानने के ख्वाहिशमंद थे। हमारे साथ आने वाले ऑफिसर ने कहा, बीबी सब्र से काम ले। मगर मैं कैसे सब्र से काम लेती? मैंने एक बार फिर सलाहों से सर टकराना शुरू किया तो कदीर उछल कर खड़ा हो गया। फिर तेजी से सलाहों के करीब आया और सलाहों से हाथ बाहर निकालते हुए मेरे सर को दोनों हाथों से थाम लिया और बढ़ाई हुई आवाज़ में कहा, आयशा मेरी बहन, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। क्यों नहीं आना चाहिए था? जब आपने किसी की बात ना मानी तो मुझे आना ही था। मैंने रोते हुए कहा। कदीर कुछ देर मेरे चेहरे को देखता रहा, फिर फिरोज भाई से कहा, ये तुमने अच्छा नहीं किया फिरोज, मैं मजबूर था। फिरोज भाई ने मध्यम लहजे में कहा, मुझे बहुत सदमा है आयशा कि मैं तुम्हारे अयास और अपने दोस्त की जान न बचा सका। वो मेरे सामने मर गया। और कदीर से आगे कुछ बोला ही ना गया। उसकी आंखों से पानी सावन की तेज बारिश की तरह गिरने लगा था। कदीर भाई, वो तो है, जो होना था हो गया, मगर अब मैंने बड़े हौसले से बात शुरू की। अब मैं आपको हरगिज़ नहीं मरने दूंगी। बस आप एक बार ये कह दें कि ये फेल आपने नहीं किया तो यकीन करें परवेज़ और फिरोज भाई आपको बचा लेंगे। सिर्फ एक बार आप कह दें। मगर क्यों कह दूं मैं ये? इसलिए कि आप बेगुनाह हैं। नहीं आयशा, मैं बेगुनाह नहीं हूँ।
अरे मेरा ये गुनाह कम तो नहीं कि मैं दी मोहम्मद का बेटा हूँ और अयाज के कातलों का भाई हूँ। इस सारे फसाद की असल जड़ तो मैं ही हूँ। ना मैं अयाज से दोस्ती करता और ना वो मेरा प्यारा दोस्त अपनी जान से जाता। ये सब तो मेरी वजह से हुआ है, फिर मैं बेगुनाह कैसे हूँ? वो दुख से कह रहा था। बकवास बंद करो कुत्ते बेगैरत। सामने वाली दो कोठरियों के लड़के चीख चाकर बोलने लगे तो चौंक कर उनको देखने लगी। वो कह रहे थे, अगर हमें मालूम होता कि ये अंजाम होगा तो तुम्हें भी उसके साथ ही कत्ल कर देते। बेगैरत बाप दादा के दुश्मनों से दोस्ती करता है। फिर वो दोनों मुझे और फिरोज भाई को गालियां बकने लगे तो कदीर ने कहा, अब तुम जाओ आयशा। फिर वो मुझे छोड़कर अलग हट गया। चली जाऊंगी, पहले आप ये वादा करें कि आप अदालत में ये बयान देंगे कि आप बेगुनाह हैं, इस कत्ल में आपका हाथ नहीं है। मैं ऐसा वादा नहीं कर सकता और ना ही करूँगा। क्यों नहीं कर सकते? मैंने गुस्से से कहा। देखो आयशा, मेरे फांसी पाने से तुम्हारे मामू के जख्म बढ़ जाएंगे और अगर मैं बच गया तो वो फिर ये जख्म तमाम उम्र हरे रहेंगे। वो मुझे जब भी देखेंगे उनका ख्याल आएगा कि वो तो बेगुनाह हो गए, उनकी नस्ल तो ख़त्म हो गई, मगर दी मोहम्मद का नाम लेवा जिंदा है। दी मोहम्मद की नस्ल ख़त्म नहीं हुई, उनका एक वारिस बच गया है और मैं बचना नहीं चाहता कि अयाज के दोस्त की हैसियत से उसके बाप के दुख कम करना मेरी जिम्मेदारी भी तो बनती है। यह गलत है, मैंने दहाई दी। गलत और सही मैं कुछ नहीं जानता, मैं तो सिर्फ ये चाहता हूँ कि मेरी हालत और दीन मोहम्मद का दुख एक सा हो जाए। इस तरह तुम्हारे मामू को भी सब्र आ जाएगा और फिर अयाज के बगैर जीना कुछ मुश्किल सा लगता है। उसके लहजे में कर्ब था। देखो बेगैरत दुश्मन के लिए जान दे रहा है। कदीर के दोनों भाई बकवास करने लगे। अब वो मेरा हालत उसके खानदान वालों को भी सुना रहे थे। इसको ले जाओ फेरोज। कदीर ने भाइयों की बकवास बंद ना होते देख कर कहा। नहीं, मैं जोर से चलाई, मैं तब तक नहीं जाऊंगी जब तक आप वादा नहीं करते अपने बयान देने का। कदीर ने एक नज़र मुझे देखा, फिर वहीं जाकर बैठ गया जहाँ पहले बैठा हुआ था। आओ आयशा। फिरोज भाई ने मेरा हाथ पकड़ना चाहा तो मैं बिगड़ गई। नहीं, मैंने उनका हाथ झटक दिया और कदीर को पुकारने लगी, मगर शायद वो एक बार फिर पत्थर का हो चुका था। मैं चीख चीख कर रोने लगी, अपने बाल नोचने लगी, चादर फाड़ दी। फिरोज भाई ने मुझे संभालने की कोशिश की तो मैं बच्चों की तरह चीख चीख कर कदीर को पुकारने लगी और पुलिस ऑफिसर से कहने लगी, उसको छोड़ दो, खुदा के लिए इसको छोड़ दो, ये बेगुनाह है, ये मेरा भाई है। मेरा भाई? ये तो मेरे अयाज का दोस्त है, ये कातिल नहीं हो सकता। मेरा यकीन करो, ये कातिल नहीं, मैं झूठ नहीं कहती, ये बेगुनाह है। ये दोस्त के मरने के बाद भी उसके बाप का दुख कम करने के लिए जान दे रहा है और दोस्त का बेहिस बाप महज कदीर के बाप थी मोहम्मद की नस्ल ख़त्म करने के लिए बेटे के दोस्त को फांसी लगवा रहा है। ये जुल्म है, तुम लोग छोड़ दो इसको या फिर इसके जालिम को भी उसके साथ ही फांसी लगा दो ताकि इंसाफ तो हो। कदीर के दुख में मैं सब रिश्तों का एहतराम भूल गई थी। मैं तो बस इसको बचाना चाहती थी। इसकी जान जाते मैं नहीं देख सकती थी, वो भी एक बेगुनाह की जान। फेरोज बेवकूफ़ मत बनो, संभालो इससे और ले जाओ यहाँ से। मुझे रोते तड़पते देखकर वो एक बार फिर अपनी जगह से उठाया और फेरोज भाई को डांटते हुए कहा, इसको ले जाओ, मेरे आखिरी लम्हे बेसुकून मत करो। मैं दोस्ती का हक अदा करते हुए पुरसुकून मौत मरना चाहता हूँ। जब अयाज का बाप महर हालत सब कुछ जानते हुए भी मेरी जान का दुश्मन बन रहा है तो अयाज की दोस्ती के हवाले से चुप रहना मेरे लिए ज़रूरी है। और फिर मुझे उनसे कोई शिकवा नहीं। मैं अगर अयाज की दोस्ती में एहसास कर रहा हूँ तो वो चौधरी दी मोहम्मद की दुश्मनी में सब कुछ भूल गए हैं और फिर दोस्ती और दुश्मनी में सब जायज़ होता है। मुझे हर हाल में फांसी का फंदा अपने गले में डालना है। इसको ले जाओ, इसका रोना मुझे दुख दे रहा है, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। कहीं ऐसा ना हो मुझे अभी अपनी जान देनी पड़ जाए। वो चुप होकर मुझे देखने लगा। फिरोज भाई ने झुककर मेरे बाजू से पकड़कर उठाया तो मैं उन पर ही पल पड़ी। छोड़ो मुझे, मैं यहाँ से नाकाम नहीं जाऊंगी। मैं कभी फिरोज भाई को नोचने लगती और कभी खुद को। इसे ले जाओ, कदीर ने कहा। मैंने देखा उसकी आंखों से एक बार फिर सामर बरसने लगा था। खुदा के लिए फेरोज इसको ले जाओ, मुझे फांसी से पहले फांसी मत ले। फेरोज भाई ने पूरी कुव्वत से मुझे अपने बाजू में जकड़ लिया, मगर मैं मचल मचल कर खुद को आज़ाद करवाने के लिए अपनी पूरी कुव्वत सिर्फ करने के साथ साथ बोलती भी जा रही थी। फेरोज भाई ने मेरी हालत देख कर कहा, प्लीज़ कदीर मान जाओ, पहले ही बड़ी मुश्किल से आयशा की हालत संभली है, इसे फिर से मौत के हवाले मत करो। मेरे दोस्त, कुछ तो आयशा का भी सोचो, सिर्फ अयाज के बाप का दुख का ना सोचो। और फिर जब उनको बेटे की दोस्ती का हया नहीं तो तुम क्यों हवा मुहवा खुद को मौत के हवाले कर रहे हो? अब भी वक्त है, हम संभाल लेंगे, एक
تمہارے بیان دینے کی ضرورت ہے، اب تو کر چکا، خدا حافظ۔ قدیر نے کہا اور جا کر دونوں ہاتھ آنکھوں پر رکھ کر زمین پر لیٹ گیا۔ فیروز بھائی بامشکل مجھے سنبھالتے ہوئے باہر کی طرف بڑھنے لگے اور میں خود کو چھڑاتے ہوئے زور زور سے قدیر کو پکارنے لگی، مگر وہ نہ بولا اور میں بے ہوش ہو کر فیروز بھائی کی باہوں میں گر گئی۔